आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद सर। हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आवाज आ रही है मैम, आप ओके कंटिन्यू ओके, कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सर आपको भी गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है वो है साइंस 2 का अपना जो चौथा पाठ है, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। मेरा नाम है सरिता सुहास नारदे। मेरा स्कूल का नाम है चारकोप सेक्टर 1 म्युनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल। और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जो कि अपना साइंस 2 का चौथा पाठ है, जिसमें हम लोगों को पर्यावरण से रिलेटेड, अभी पर्यावरण क्या होता है ये आप सभी बच्चों को पता है। और वो पता होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही जरूरी चीज है। अपने आसपास जो कि हम जहाँ पे भी निवास करते, जहाँ पे जाते हैं आते हैं, वहाँ के आजू बाजू वाला जो भी परिसर होता है उसमें का, उसी को हम परिसर या पर्यावरण जिसे हम कहते हैं। तो आज ऑनलाइन अध्यापन जो बीएमसी द्वारा आयोजित किया गया है, उसके द्वारा आज पर्यावरणीय व्यवस्थापन पाठ का मैं आपको बताने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ, जिससे आपको सभी को पता है कि इसके पहले वाला जो पाठ था जिसमें परिसंस्था, पर्यावरण तथा परिसंस्था में जो संबंध थे और पर्यावरण संवर्धन, ये टॉपिक आपका हो चुका है इसके पहले। जिसमें परिसंस्था क्या होती है, परिसंस्था एक दूसरे से कैसे संबंधित होती है, पर्यावरण और परिसंस्था का क्या संबंध होता है, वो उसमें बताया गया है। जिसमें जैविक अजैविक घटक आपने देखे हैं। जैविक घटक किसे कहा जाता है, अजैविक घटक किसे कहा जाता है, और दोनों जो घटक होते हैं जैसे कि जैविक घटक है और अजैविक घटक है, दोनों का परिसंस्था पे जो इफेक्ट होता है, जो परिणाम होता है, उसका इफेक्ट अपने जीवन पे भी होता है। अभी भी आप देख रहे हो कोरोना काल में जो भी पर्यावरण में बदल, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो बहुत सारा जो पोल्यूशन कंट्रोल में आया था, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट थोड़ा क्लीन हो गया था। तो ऐसे मतलब पर्यावरण के जो प्रकार है या पर्यावरण पे जो चीजें इफेक्ट करती है, पर्यावरण में हवा, पानी, जमीन, ये सब चीजें आती है, और उनका परिसंस्थाओं के साथ और अपने लाइफ के साथ उसका बहुत ही गाढ़ा संबंध है। और उसी से हमारे शरीर पे जो भी इफेक्ट होते हैं, हमारे क्लाइमेट पे जो भी इफेक्ट होते हैं, हमारे आजू बाजू जो भी पूरा परिसर होता है उस पे जो इफेक्ट होता है वो उसी से डिपेंड होता है। जिसमें हम प्रदूषण के भी प्रकार आपने देखे होंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण आप जिसे कह सकते हो। और उसी का जो संवर्धन है, अभी पर्यावरण संवर्धन क्यों करना चाहिए, पर्यावरण क्या है, वो हम जब नेचर में देखो, अगर हम किसी नेचर में घूमने जाते, कभी कभी हम ठंडी जगह पे घूमने जाते हैं, या जहाँ पे बहुत ही अच्छा नैसर्गिक सौंदर्य है वहां पे घूमने जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, या और बहुत सारी जगह है भारत में, तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग अच्छे से घूमने जा सकते हैं। और क्यों जाते हैं लोग वहां पे, पर्यटन क्यों होता है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, वहां का जो नेचर है, वहां का जो सौंदर्य है, वो अबाधित है, मतलब अच्छा है, अच्छा मेंटेन रखा है। क्योंकि हर कोई चीज मेंटेन रखनी जरूरी होती है, नहीं तो फिर उसका वो नष्ट होती जाती है, ये आप सभी को पता है। वो चाहे अपने से रिलेटेड हो, चाहे पर्यावरण से रिलेटेड हो। तो इसीलिए हमें पर्यावरण का भी संवर्धन करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, अ, घर बांधने के लिए भी जो जगह लगती है वो भी अभी कम पड़ रही है, इसलिए टावर पे टावर बनते जा रहे हैं, इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। समुंदर में भी भराव करके वहां पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही है। तो ये सब हम एनवायरमेंट में
अड़चन जो होते हैं मतलब उसको हम बना रहे हैं और उसी की वजह से ठंडी में बारिश हो रही है, बारिश में ठंडी गिरती है। ये सब क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। ये क्यों होता है? ये हम लोगों ने अगर कभी सोचा होगा तो पता चलेगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग ये सब शब्द आपने सुने होंगे और वो किससे रिलेटेड है? वो तो सब पर्यावरण से रिलेटेड है क्योंकि हम सब लोग जो है वो पर्यावरण में इंटरफेयर करने लगे हैं। जो ने, ने, मतलब नेचुरल जो चीजें हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? इंटरफेरेंस कर रहे हैं और इसी की वजह से हमें वो चीजों का ध्यान रखना है और पर्यावरण संवर्धन की जो आवश्यकता अभी आन पड़ी है वो इसकी वजह से ही आई है। तो पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता जो कि आज का हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता और पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जवाबदारी। ये 2 पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्या होती है? अभी आपको साइड में यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक काँच का टूटा हुआ ऐसे कुछ ये है और उसमें से प्लांट निकल रहा है। तो मतलब वनस्पति या प्राणी ये जो भी 2 चीज़ें हैं, जैविक और अजैविक घटक मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, तो वो एक-दूसरे से रिलेटेड है। जैविक और अजैविक घटक जो भी होते हैं, वो एक-दूसरे से रिलेटेड होते हैं क्योंकि उनका एक-दूसरे से सहसंबंध है। संबंध उनका बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण संवर्धन के लिए लोगों का अधिक मात्रा में सहयोग अपेक्षित है और एक-दूसरे से नहीं होने वाला है। पर्यावरण संवर्धन मैंने आज बोल दिया कि हमें पर्यावरण संवर्धन करना है। मैं बाहर गई, मैंने 2-4 पेड़ लगा दिए, हो गया काम, ऐसे नहीं होता है। पर्यावरण संवर्धन के लिए बहुत लोगों का समावेश होना, सहयोग होना बहुत ही आवश्यक होता है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक प्रभावी जन आंदोलन भी अ, आगे आगे हम देखने ही वाले हैं कि चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था और उसके वजह से ऐसे बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे जन आंदोलन हुए थे, जिससे हमें पर्यावरण संवर्धन की जो आवश्यकता है, उसका अवेयरनेस अवेयरनेस मतलब उसकी जो माहिती होती है, वो पहले पता होनी चाहिए, तभी हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। तो जब भी छोटे-छोटे बच्चों को देखो, अभी भी हम स्कूल में प्रोजेक्ट्स देते हैं, पौधे लगाने को बोलते हैं, पेड़ लगाने को बोलते हैं, उनका संरक्षण कैसे करना है, वो बताते हैं, उसको बढ़ाना कैसे क्योंकि सिर्फ पेड़ लगा दिया बात वहाँ वहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। तो पेड़ लगाना, उसको बड़ा करना जैसे कि माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, वैसे ही पौधे और पेड़ों को भी बड़ा करने की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने जीवन में। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम साँस ही नहीं ले पाएँगे और कोई भी जीव-जंतु यहाँ पे अपना जो जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। तो अगर सबको बचा के रखना है तो हमें पर्यावरण संवर्धन करना ही चाहिए। तो ये जो नैतिक मूल्य है उनका हम पर्यावरण ये विषय भी आपको सिलेबस में है। साइंस के इसके ज़रिए आपको उसमें 2 पार्ट 3 पार्ट ऐड किए गए हैं ताकि आपको पर्यावरण के संदर्भ में जो भी कठिनाइयाँ हैं, पर्यावरण होता क्या है, उसमें कैसे बदलाव होते हैं जो कि अपने बहुत ही दैनंदिन जीवन से निगड़ित है। इसीलिए ये शिक्षा के माध्यम से जन जागृति होना बहुत ही आवश्यक है। और आज विश्व में, भारत में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी जन जागृति का कार्यक्रम हो रहा है और इन राष्ट्रों ने जो भी विकसनशील या विकसित राष्ट्र है, उन सब ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी रणनीति निश्चित की गई है। हम बहुत सारे पूरे साल भर में वन दिन मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिन मनाते हैं जो कि 5 जून को होता है, वसुंधरा दिन मनाते हैं। ये दिन क्यों मनाते हैं हम लोग? ये क्वेश्चन सबके मन में आता होगा कि ऐसे दिन मनाने से क्या होता है? तो ये जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि हर साल हमारा जन्मदिन सबको याद रहे, अच्छे से सब उसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही ये दिन क्यों रखे गए? ताकि हमको पर्यावरण की जो आवश्यकता है, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता है, पर्यावरण में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अपडेशन की आवश्यकता है और उसी के लिए हम ये सब दिन मनाते हैं, उनमें वृक्षारोपण करते हैं, ऐसे अलग-अलग प्रोग्राम से हम वो दिन मनाते हैं। तो जैसे कि पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता कैसे हुई? पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पहले तो जो लोग रहते थे
उनमें सब में पर्यावरण के साथ वो लोग रहते थे, पेड़-पौधों इसी चीज़ों में वो सब रहते थे, मिट्टी में बच्चे खेलते थे। अभी तो सब जगह कंक्रीटीकरण हो गया है, कंक्रीटीकरण मतलब यहाँ पे अभी मिट्टी के घर कहाँ पे दिखते ही नहीं है। क्योंकि उसमें बदलाव आते गए हैं, जैसे-जैसे विकसित होते गया है कोई भी देश विकसित होने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर पर्यावरण को सँभालते हुए हमें ये सब चीज़ें करनी है। इसीलिए 1972 में यूएनईपी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको नाम यूएनईपी मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये पूरे विश्व के लिए ये प्रोग्राम होता है जिसमें अगर देखा जाए तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएनओ द्वारा स्टॉकहोम में पहली पर्यावरण की परिषद जो होती है पर्यावरण परिषद जैसे अपना विधानसभा परिषद होता है लोकसभा परिषद होता है वैसे ही पर्यावरण के दृष्टि में आप लोग क्या काम कर रहे हो हर एक राष्ट्र क्या काम कर रहा है उस वो जानने के लिए एक परिषद ली जाती है जिसे पर्यावरणीय परिषद कहा जाता है और उस परिषद में पर्यावरण से रिलेटेड जो भी सब विषय वो पोल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, पेड़-पौधे का नष्ट होना, प्राणियों, वनस्पतियों का नष्ट होना, उनकी प्रजातियों का नष्ट होना, ये सब चीज़ों का वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। हर एक राष्ट्र की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति वहाँ पे होता है। और ऐसे ही पहली जो परिषद हुई थी वो स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में। उसके बाद भारत में पंचवार्षिक योजना का अवलंब पहले से है। तो चौथी पंचवार्षिक योजना में पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा कर पर्यावरण का सुसूत्रीकरण समिति के माध्यम से स्वतंत्र रूप से पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। चौथी पंचवार्षिक योजना जो थी वहाँ से ही पर्यावरण विभाग की स्थापना मतलब स्वतंत्र रूप से वो विभाग जो है वो पूरी तरह से सिर्फ पर्यावरण यही चीज पे वो ध्यान देगा कहाँ पे जो भी अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो भी नेचुरल वहाँ पे जैसे कि वाइल्ड लाइफ है वन विभाग है वन मंत्रालय है ये सबसे रिलेटेड पर्यावरण मंत्री भी होते हैं सभी को पता है अभी के महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री कौन है ये सभी को पता है 1985 से पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण कार्यक्रमों का नियोजन, प्रवर्तन तथा प्रबोधन कर रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, तो हमें पर्यावरण में क्या हुआ है, आजू-बाजू में क्या हो रहा है, वो हमें समझ में नहीं आता है। पर्यावरण संवर्धन से संबंधित नियम सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत सारी प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पता चले कि पर्यावरण में अगर ये बदलाव होते हैं, तो उसके लिए हमें कौन से कायदे के अनुसार काम करना है, कौन से नियम के अनुसार काम करना है, वो सब वहाँ पे दिया जाता है और न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसे बहुत सारे जो सोशल मीडियाज़ होते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब के माध्यम से हमें पर्यावरण की जानकारी हम ले सकते हैं। तो पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों होती है? तो पर्यावरण संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज या कुछ होता है तो ठंडी में ठंडी लगनी चाहिए, गर्मी में गर्मी होनी चाहिए। जो नेचुरली जो थिंग्स होती है, वो नेचुरली होनी चाहिए, नैसर्गिक तरीके से ही होनी चाहिए। इसीलिए पर्यावरण का संतुलन बहुत ही आवश्यक होता है, जीव-जंतुओं के लिए आवश्यक होता है क्योंकि उनमें जो बदलाव आते हैं, उनमें जो प बदल होते हैं वो सब पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं क्योंकि पर्यावरण में बदलाव होने की वजह से पशु पक्षी वनस्पति इन सब का हम संवर्धन कर सकते हैं क्योंकि जैविक और अजैविक घटक सब में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं और उसी के लिए पर्यावरण संवर्धन करने की बहुत ही आवश्यकता होती है क्योंकि पर्यावरण संवर्धन क्यों किया जाना चाहिए उसकी आवश्यकता क्या है ये बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिए आपको ये सब जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अपना दूसरा मुद्दा है पर्यावरण संवर्धन, हमारी सामाजिक जवाबदारी। क्योंकि पर्यावरण संवर्धन सिर्फ एक व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे पर्यावरण संवर्धन करना है तो वैसे नहीं होना है। स्वच्छता अभियान जो भी हमने अभी अ, अवलंबन उसका किया है तो एक व्यक्ति ने साफ-सफाई कर दी तो हो गया क्या? नहीं। तो हम जो हर एक व्यक्ति ने उसको अपने मन में एक
दृढ़ निश्चय करना है कि नहीं मुझे स्वच्छता रखनी है, चाहे घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे हम स्कूल में जा रहे हो, साफ-सफाई ज़रूरी है और वो हम खुद करेंगे तो बाकी सब लोग करने वाले हैं। पहले खुद से ही कोई भी चीज़ की शुरुआत करना बहुत ही आवश्यक होता है। पर्यावरण तथा मानव इनका संबंध मानव के अस्तित्व से के समय से ही है। पृथ्वी पर मनुष्य के कदम उसके निर्माण के बहुत लंबी अवधि के बाद पड़े क्योंकि पहले पर्यावरण ही है और बाद में मनुष्य वस्ती वहाँ पे हुई है। तो अब मनुष्य जो है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सभी को पता है। तो वही बुद्धि का यूज़ करके करते हुए, वही कल्पना शक्ति का यूज़ करते हुए, हमें जो भी नैतिक मूल्य है उनको सँभालते हुए पेड़-पौधे, जीव-जंतु मतलब जैविक और अजैविक दोनों घटकों को सँभालते हुए हमें जो भी विकास करना है वो करना है। तो वही बातों को ध्यान में रखना है पर क्योंकि प्रकृति महत्वपूर्ण घटक है अपने जीवन का। वैसे ही साधन संपत्ति क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा तो भी मनुष्य नहीं रह सकता है। वनस्पति खत्म हो जाएगी तो भी मनुष्य नहीं जीवित रह सकता है क्योंकि ये सब चीज़ें एक-दूसरे पर निर्भर है। ये कोई भी एक जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर में बहुत सारी संस्थाएँ हैं। वो आप सभी को पता है श्वसन है, रक्ताभिसरण है, तो उसमें से अगर कोई भी एक संस्था डैमेज हो जाती है, तो हमें पूरी लाइफ मतलब हम उसी विकार में, उसी पीड़ा से पीड़ित रहते हैं। कभी-कभी तो उसकी वजह से हमारा शरीर मतलब ये हो सकता है, खराब हो जाता है, अंत में मृत्यु भी आ सकता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं क्योंकि एक भी अगर कड़ी खराब हो जाती है तो पूरी चेन को लेके वो ये करती है। इसीलिए अगर पर्यावरण में कुछ होता है तो इसका इफ़ेक्ट अपने ऊपर हर एक व्यक्ति के जीवन पे होता ही है। सुखी समृद्ध जीवन अगर जीने की लालसा हमारे मन में है, तो प्रकृति में रहना सीखो, प्रकृति सँभालना सीखो और पर्यावरणीय समस्या जो भी है, पर्यावरणीय समस्या किसकी वजह से हुई है? हमारी वजह से हुई क्योंकि हर एक को गाड़ी चाहिए, हर एक को फ़ोर व्हीलर चाहिए, हर एक को बाइक चाहिए। उसी एक घर में 4 लोग रहते हैं, चारों के पास गाड़ियाँ होती है। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं क्योंकि एक गाड़ी पे भी सब लोग आ-जा सकते हैं। पर उसी से क्या होता है, पेट्रोल की ये होती है, पेट्रोल ज़्यादा लगता है। उसके बाद पर्यावरण दूषित होता है कि मेन तो पॉल्यूशन होता है। प्रदूषण होता है और वही इफ़ेक्ट पूरे पर्यावरण पे करता है। तो पर्यावरण संतुलन अगर बिगाड़ने का काम यदि मनुष्य ने किया है तो उसका संरक्षण या संवर्धन भी हम ही लोग कर सकते हैं। हमारे द्वारा ही की जाने वाली कृति यह पर्यावरण के लिए घातक होगी। तो ऐसी कृति नहीं करनी है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लोगों के लिए, हमारे अड़ोस-पड़ोस के लिए मतलब हमारे पूरे परिसर के लिए घातक हो। ऐसा कोई भी काम हमें करना नहीं है, इसीलिए हमें पर्यावरण संवर्धन करना है। बहुत साल पहले सुंदरलाल बहुगुणा नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने पेड़ कटाई मतलब पेड़ जो लोग काटते हैं उसके लिए एक आंदोलन किया था, उसका नाम है चिपको आंदोलन, जो कि आपको बुक में दिया भी गया है कि चिपको आंदोलन के बारे में आपको माहिती, जानकारी लेनी है, तो आप यूट्यूब पे या फ़ेसबुक के या कोई भी गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चिपको आंदोलन क्या था? तो वो उन्होंने तब एक आंदोलन छेड़ा था कि हर लोग जाके वो हर व्यक्ति एक-एक पेड़ को पकड़ के बैठते थे, कोई भी काटने अगर आते थे, सरकारी लोग या कोई भी पेड़-पौधे काटने वाले जो भी लोग होते थे, वो जब आते लकड़ियाँ काटने वाले उनको ये लोग पेड़ को पकड़ के रखते थे ताकि वो काट ना सके। ऐसा उनका आंदोलन का एक थोड़ा-सा मतलब जानकारी या समूह में उन्होंने वो काम किया था। तो हाँ, पर्यावरण संवर्धन अगर करना है तो ये हमारी सामाजिक जवाबदारी है। ये अकेले की जवाबदारी नहीं है, ये सामाजिक मतलब समाज में हम सब लोग आते हैं। और समाज से ही रिलेटेड अपनी आर्थिक, सामाजिक सब परिस्थितियाँ निर्भर होती है। तो ऐसे ही हमें सामाजिक स्वरूप से ही ये काम करना है। अभी कोरोना काल भी चल रहा है तो हमें उसमें भी हमारा योगदान देना है। लोग यहाँ-वहाँ बिना मास्क के घूमते हैं, वो गलत चीज़ है। अगर हमें खुद क्योंकि हमें एक खुद का विचार नहीं करना है, अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स का भी सोचना है, क्योंकि हमें अगर कुछ होता है तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट उन पे होने वाला है, उनको कुछ होता है तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट समाज पे होने वाला है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है
और सब सुरक्षितता और अपनी स्वच्छता पे ध्यान रखना है। वैसे ही पर्यावरण संवर्धन के लिए अभी पर्यावरण संवर्धन जो होता है, ये एक सामाजिक जवाबदारी तो है ही, और सामाजिक जवाबदारी जिसे नहीं समझ में आता है, उसके लिए बहुत सारे नियम, कायदे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और जिसे हम पर्यावरण संवर्धन के लिए जो भी अधिनियम उसे कहा जाता है, कानून जिसे कहा जाता है, पर कानून तोड़ने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसीलिए कानून तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये कानून हमें पता होने चाहिए। इसीलिए आपके पुस्तक में या आपके पाठ्य पुस्तक में 2-3 अधिनियमों का समावेश किया गया है, जिससे हम पर्यावरण संवर्धन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वही नहीं पता होगा तो हम दूसरे को नहीं बोल सकते कि आप इस अधिनियम के इसमें आप ये गलत काम कर रहे हो, ये हम उनको नहीं बता सकते। इसीलिए ये सब चीज़ों की माहिती हमें होना बहुत ही आवश्यक होता है। वन संवर्धन अधिनियम, जिसमें आपको पहला अधिनियम जो बताया गया है वो है वन संवर्धन। तो वन दिन भी हम मनाते हैं, जल दिन मनाते हैं, ये सभी को पता है। और आपको एक छोटा-सा होमवर्क बीच में ही बता रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर रह गया तो ये हो जाए। तो आपको जो भी दिन पूरे साल में आते हैं, जैसे वन दिन है, जल दिन है, पर्यावरण दिन है, वसुंधरा दिन है, ऐसे सब दिनों की माहिती आपको रखनी है कि कौन से दिन, कौन-सा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे बर्थडे आप लिख के रखते हो ना आपके दोस्तों के सभी के, वैसे ही ये भी लिख के रखोगे तो आपकी जानकारी लिए अच्छा है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा, और आपके जनरल नॉलेज के लिए वो चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगी। वन संवर्धन अधिनियम 1980 1980 में ये नियम बनाया गया था। इसके द्वारा वन संरक्षण हेतु वनों के लिए आरक्षित की गई जगह अन्य किसी भी कारण के लिए उपयोग न करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी आप अगर आजू-बाजू कहाँ पे भी अगर आप लोग जाते होंगे, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा अगर आप जंगल में गए या जंगल सफारी के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा एक बोर्ड लगाया रहता है, जो कि आपको देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ऐसा ग्रीन वाला एक बोर्ड लगाया रहता है, ताकि वहाँ पे लोग जाके कुछ भी नियमों का उल्लंघन ना करें, इसीलिए वहाँ पे एक बोर्ड लगाया रहता है, पर हम वो उसको पढ़ते ही नहीं है, उसके बाजू में ही जाके कुछ कचरा या वो ऐसे करके रख देते हैं। तो वो चीज़ें भी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ लिख रहे हैं, तो हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी ही है। तो वन संवर्धन अधिनियम क्या है? तो इसके द्वारा ऐसे बताया गया है कि जो वन के लिए जगह दी गई है, उसमें आप कुछ भी अपना पर्सनली काम नहीं कर सकते हो। कुछ भी आप वहाँ पे वास्तु या कुछ भी आप वहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते हो। उदाहरणार्थ केंद्र सरकार की अनुमति से ही खोदकाम करना बंधनकारक होता है। इस कानून को तोड़ने वाले अपराधी मानकर उस व्यक्ति को 15 दिन की कैद की शिक्षा देने का प्रावधान उसमें है। अगर वो उस नियम का कोई उल्लंघन करता है, तो उसको 15 दिनों की शिक्षा की जाती है। और इसके द्वारा उस दूसरा अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, क्योंकि ये नियम भी आपको पता होने चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति अथवा संस्था पर कार्यवाही करना। मतलब जो भी लोग देखो, हम पीयूसी करते हैं, बाइक्स आप लोग चलाते होंगे, इसीलिए आपको पता होगा कि पीयूसी करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि अपनी जो व्हीकल है उसमें से जो प्रदूषण हो रहा है उस कंट्रोलिंग के लिए वो होता है, और प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए होता है। इसीलिए देखो, आप कभी भी अगर फोर व्हीलर, टू व्हीलर कुछ भी व्हीकल आप चला रहे हो, तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए एज कितना होता है ये सभी को पता है। उस एज के नीचे के बच्चों को गाड़ी, व्हीकल नहीं चलानी है। पर तो भी बच्चे चलाते हैं, क्योंकि उनको हीरोगिरी करनी होती है या शौक होता है। पर वो कायम से या मतलब सरकारी इससे वो अनुमति नहीं है। तो प्रदूषण पर अगर नियंत्रण रखना है, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति अथवा संस्था पर कार्यवाही होती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है उनका भी सर्वे किया जाता है, और जिसका अगर प्रदूषण लेवल या उससे ज्यादा हो रहा हो, तो वो कंपनी पे या बैन या ऐसे कुछ कार्यवाही वहां पे की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी भी उद्योग को निर्धारित मापदंड
की अपेक्षा अधिक प्रदूषकों को वातावरण में निष्कासित करने का अधिकार नहीं है और इस नियमों का एवं कानूनों का अगर उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो उसे 5 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख तक का आर्थिक रूप से दंडित करने का प्रावधान किया गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मिलता है तो उसको 5 वर्ष की कैद होती है और 1 लाख रुपए का उसको जुर्माना भरना पड़ता है। तो पर्यावरण विषयक कानूनों को अगर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई है ताकि उसी से वो सब चीज़ों का जो न्याय अन्याय जो भी कुछ है, मतलब जो लोग गुनाह कर रहे हैं कानून के हाथ में अगर वो लोग आ रहे हैं तो उनको समझाने बुझाने का काम यहाँ पे किया जाता है। तो आपको वन्यजीव संरक्षण मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जिसे कहा जाता है, उसमें बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आती है, कानून बनाने गए जो निम्नलिखित है। बहुत सारे वन्यजीव संरक्षण कायदे भी यहाँ पे है। मद्रास वाइल्ड एलिफेंट रिजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, बंगाल राइनोसोरस मतलब पूरे भारत में ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो अधिनियम है वो लागू किए गए हैं और उनका अवलंब वहाँ पे किया ही जाता है और उसके अनुसार ही हमें काम करना होता है। क्योंकि ये नियमों का अगर हम उल्लंघन कर रहे हैं तो हम भी उस काम के लिए मतलब गलत काम के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसका अर्थ यही होता है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण जो करना है वो हमें खुद से ही करना है, हम करेंगे तो हमें देख के और लोग भी करेंगे। क्योंकि वो लोग देखने वाले कि नहीं अरे ये बच्चा खुद से कचरा उठा रहा है, ये छोटी-सी बात है कचरा उठाना और वो हमें कभी-कभी गलत लगता है, मैं क्यों उठाऊँ, मैं क्यों साफ-सफाई करूँ? पर वो खुद के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम साफ-सुथरे रहेंगे तो हमारे आजू-बाजू वाले लोग साफ-सुथरे रहेंगे बीमारियाँ नहीं फैलने वाली है, उसी से ही हमें स्वच्छता का एक मूल मंत्र हमारे मन में बिठा के रखना है। उसके बाद है वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 1972 के अनुसार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसे कहा जाता है 1972। अभी वाइल्ड लाइफ मतलब क्या? जो वन्य जीव है, वन्य जीव मतलब जो जंगल में रहने वाले जीव है, जैसे बाघ है, लायन है, डियर है, ऐसे बहुत सारे जो भी एनिमल्स जंगल में रहते हैं, उनका संवर्धन करना भी बहुत आवश्यक है। अभी अगर वो उनके इसमें हम कुछ इंटरफेयर करेंगे, तो वो भी हमारे तक बराबर से पहुँच जाते हैं। इसीलिए बहुत सारी जगह पे देखो आपने सुना होगा कि न्यूज़ में भी आता है कि बाघ ने इस गाँव में घुसकर 2 बच्चों को पकड़ लिया, खा लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती क्योंकि हम उनके घरों में अगर हम अपना डेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने ही वाले हैं। इसीलिए बहुत सारे वन्यजीव संरक्षण कानून भी और कोई-कोई लोग हंटिंग का बहुत शौक रखते हैं, जंगल में जाते हैं जानवरों को शिकार करते हैं, तो उसपे भी पाबंदी आने चाहिए, इसीलिए वन्यजीव संरक्षण कानून बनाया गया है। धारा 49 के अनुसार प्राणियों का व्यापार करना, कभी-कभी देखो बाघ की चमड़ी या ऐसे कुछ स्किन उसकी निकाल के वो बेचा जाता है, उसपे पूर्णतः मतलब निर्बंध लगाया गया है। उसके बाद प्राणियों के चमड़ों द्वारा, अवयवों द्वारा वस्तुओं पर पूर्ण पर से प्रतिबंध लगाया गया है। लेदर जो हम यूज़ करते हैं वो प्राणियों के स्किन से ही जो निकलते हैं उसी से बनता है। इसीलिए ये सब नियम या कलम बनाए गए हैं। कलम 49 क के अनुसार अगर आप देखोगे तो व्यापारी के पास यदि दुर्लभ वन्य प्राणियों की कोई भी वस्तुओं का संग्रह होता है, तो उसे बंधनकारक किया गया है। उससे पूछताछ की जाती है कि आपको ये चीज़ कहाँ से मिली? आपने कहाँ से ये सब चीज़ें ली? और उसी पे अगर उसमें अगर मिला कि इसी व्यक्ति ने ये काम किया है, तो उसपे इस कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होती है, वो की जाती है। तो इससे अगर हमें ये करना है क्योंकि संवर्धन करना ज़रूरी है, वो सिर्फ़ वनस्पतियों का ही संवर्धन नहीं करना है हमें, तो वन्यजीव है, उनका भी संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए ये कानून बनाया गया है। क्योंकि जो भी कानून बनाए गए हैं वो हमारे सेफ्टी के लिए है और उनकी सेफ्टी के लिए क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई चीज़ आती है तो हम लोग तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं, तुरंत हम अपने
मतलब खुद के सेफ्टी के लिए हम वो काम करते तो बेचारे तो अपने से बोल नहीं पाते, तो वही काम हमें पर्यावरण संवर्धन में करना है। जीव जंतुओं पे जीव दया जिसे कहा जाता है वो काम करना है। कभी-कभी हम पेट एनिमल्स भी रखते हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से सँभालना है, उनका वैक्सीनेशन होता है, उनको मारना नहीं है, हंटिंग शिकार जो भी लोग करते हैं, उस पे पाबंदी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में बनाया गया है, उसके अनुसार ये अलग-अलग कलम वहाँ पे बनाए गए हैं और उनका निर्देशन हमें हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे नियम हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड है, पर हमें यहाँ पे वन संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण कानून जो कि है हमें पुस्तक में भी बताया गया है और आप लोगों को भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इसका हमारे सिलेबस में समावेश किया गया है, ताकि आप जो है ये जो पीढ़ी है वो अभी बनने वाली भावी पीढ़ी है, तो आप लोगों को पता होगा तभी आप लोग उसका इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे। अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को आप अच्छे से जो हमें मिला है प्रकृति का सौंदर्य वो आप उनको दे सकते हो। इसीलिए ये सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अभी आपको देखो यहाँ पे एक इंसान की फ़ोटो दिख रही है जिनका नाम है मोलाई पयांग। आप सोच रहे हैं इसका फ़ोटो क्यों दिया गया है? ये एक साधारण व्यक्ति है, मोलाई पयांग। आपने जैसे ही एक साधारण व्यक्ति है, पर इस व्यक्ति ने ऐसी चीज़ की है जो हम कभी सोच नहीं सकते थे या हम कभी कर नहीं सकते। जबकि हम बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, पर तो भी हमें हमारे सिटियों में, हमारे शहरों में जैसे मुंबई है, पूना है, दिल्ली है, ऐसे बड़े-बड़े शहरों में ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबको चयन करने की जो आदत है ना मतलब कि बहुत बड़े-बड़े अरमान होते हैं हमारे कि नहीं मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, वैसा ही व्हीकल होना चाहिए, इतना ही बड़ा घर होना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पर इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं पर्यावरण से चीज़ें जो लेते हैं जैसे लकड़ियाँ हैं, पर्यावरण पे इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ें हम करते हैं, जैसे पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, कोई-कोई लोग तो बहुत ज़ोरों से उसका एक्सेलरेटर बढ़ा के ऐसे ज़ोर से धूम स्टाइल में बाइक लेके जाते हैं, जबकि जैसे कि कोई उधर उनका इंप्रेशन गिर के सब लोग एकदम बेहाल हो जाए। पर ये सब गलत चीज़ें हैं, इसमें एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं और अगर पॉल्यूशन बढ़ता गया, तो हमें जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग से फिर हमें बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। अल्ट्रावायलेट रेज़ फिर डायरेक्टली ओज़ोन लेयर जो है वो कम होते जा रहा है और इससे सबसे रिलेटेड क्या है पर्यावरण से ये सब चीज़ें रिलेटेड है और पर्यावरण ही अगर हम संतुलित नहीं रख पाएँगे, तो ये हमारे जीवन में बहुत सारे विकार, बहुत सारी व्याधियाँ हमें जुड़ने वाली है। और अगर हम आगे की पीढ़ी को कुछ नहीं दे सकते तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो एक छोटा-सा इंसान है जिसने बहुत बड़ी बड़ी बात की है, बहुत बड़ा काम किया है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो है मोलाई पयांग, ये आपके बुक में भी है। तो ये कौन है? आसाम राज्य के जादव मोलाई पयांग। यह एक कर्तव्यदक्ष मनुष्य है। तो हम बोलते हैं ना कि पढ़े-लिखे ही लोग या पढ़े-लिखे ऐसे कुछ ये नहीं होता है, जो लोग जिसको जीवन जीने का तरीका आ गया है, जिसको जीवन में क्या होना चाहिए, सही-गलत का जिसको पता चल गया, वो व्यक्ति अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकता है और पढ़ने-लिखने से हम उसमें उस ज्ञान की हम बढ़ोतरी करते जाते हैं। तो पढ़े-लिखे लोगों के प्रति जो लोगों का देखने का नज़रिया होता है, वो बहुत अलग होता है और उसी तरीके से ही हमें बिहेव करना चाहिए। ये सब बच्चों को मेरा एक सजेशन है। आसाम राज्य के जादव मोलाई पयांग यह एक कर्तव्यदक्ष मनुष्य है। 1963 में उनका जन्म हुआ था। तो उनके 16वें वर्ष में ही जब मोलाई जादव उम्र के 16वें वर्ष से ही जंगल कामगार के रूप में काम कर रहे थे क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं वो सब जंगल काम खेतों का काम यही सब काम करने में उनका हाथ कोई नहीं ये कर सकता है तो उनके गाँव से जो बहने वाले ब्रह्मपुत्रा नदी थी, उसमें बाढ़ आने की वजह से असंख्य सापों की मृत्यु हो गई थी और इस पर उपाय योजना के रूप में वहाँ के सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बाँस मतलब पता होता है आपको बाँसुरी बन जिस लकड़ी से बनती है उस बाँस को
कि केवल 20 पौधे लगाए। इसकी देखभाल करने के लिए मोलाई, वह भी अन्य जंगल मजदूरों के साथ ही था और यह योजना बंद करने के बावजूद भी मतलब उस आसाम सरकार ने एक योजना चालू की थी कि उससे साँपों की जो मृत्यु है, साँपों की जो मतलब पीढ़ी बंद होती जा रही है, उसको रखने के लिए या जंगल में जो भी बाँस के पौधे कम होते जा रहे हैं, वो बढ़ाने के लिए उन्होंने एक योजना लगवाई थी कि आपको 20 पौधे उन्होंने लगाए थे और उसकी देखभाल करने का काम किया था, पर बाद में वो योजना बंद कर दी। पर ये जो मोलाई पयांग है, उन्होंने वही योजना को चालू रखते हुए खुद से चालू रखा उन्होंने और पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना और निरंतर वही काम वो करते गए और जिस परिसर में एक भी वृक्ष नहीं था, उसी स्थान पर उन्होंने अब करीब 1360 एकड़ में पूरा जंगल उन्होंने बनाया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है क्योंकि पेड़-पौधे होना बहुत ही आवश्यक है अपने जीवन के लिए। अभी हम मास्क लगा के चलते हैं तो सफोकेशन होता ही है, सबको होता है। तो हम बोलते हैं उसको नीचे करते हैं और बत बोलते हैं कि अरे! साँस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो साँस लेने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। इसकी वजह से ही साँस लेने में तकलीफ होती है और अगर आजू-बाजू में पेड़-पौधे ही नहीं रहेंगे तो और तकलीफ होने वाली है। तो इसीलिए इनके ये जो व्यक्तिमत्व है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनके लिए आज आसाम के जोरहाट के कोकिलामुख में यह जो भी जंगल है, जिसे मोलाई जंगल भी कहा जाता है, उस जंगल को उनके नाम से जाना जाता है मोलाई जंगल और 30 वर्षों के अथक परिश्रम से निर्माण किया गया है और इसी अतुलनीय कार्य के लिए उनको पद्मश्री प्रदान किया गया है। आप यहाँ पे पुस्तक एक फ़ोटो में देख सकते हो कि प्रणब मुखर्जी द्वारा उनको पद्मश्री दिया गया था और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के सम्मान चिन्ह से उनको सम्मानित किया गया है और आज इस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से भी जाना जाता है। अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट करते हैं क्योंकि हम लोग तो बिल्डिंग बनाने के लिए, गाँव बसाने के लिए पूरा जंगल का जंगल काट देते हैं, लकड़ियाँ काट देते हैं, नया-नया फर्नीचर बनाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। पर इस व्यक्ति ने थोड़ा-सा प्रवाह के विरुद्ध में जाके उन्होंने क्या किया है, जंगल बनाया है, ताकि हम लकड़ियाँ भी लें पर उसके जगह पे अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह पे आपको एक पेड़ लगाना है। ये सबको ध्यान में रखना है पर वैसे कोई करता नहीं है। पर इनकी वजह से सब लोगों के ध्यान में वो चीज़ आ गई है और उन्होंने बहुत ही अतुलनीय कार्य जो किया है और उसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट करते परंतु यदि किसी मनुष्य ने अपने मन में अगर कोई चीज ठान ली तो पूरा जंगल का भी निर्माण कर सकता है वो इस छोटे से इंसान से हम सीख सकते हैं एक छोटे से गांव से ये इंसान है पर उनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें जंगल या पेड़ पौधे वनस्पति प्राणी सबका संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि इसी से ही हम पर्यावरण संवर्धन कर सकते हैं और पर्यावरण संवर्धन करना पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने पहले ही मुद्दे में देखा होगा परिसंस्था जो होती है, परिसंस्था में जो अन्न जाल या वो दिखाया गया है तो वो एक दूसरे पे निर्भर है, ये आप सभी को पता है। अगर हमें ही खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या करने वाले हैं? हम भूखे प्यासे मर जाने वाले हैं। तो अगर वैसे नहीं होना चाहिए, हमारी आगे की पीढ़ी भी बहुत अच्छी तरीके से नैसर्गिक रीत्या प्रकृति में अगर उनको रहना है, तो ये सब चीज़ों की हमें जानकारी बहुत आवश्यक होती है क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, पर दोनों के लिए तो वनस्पति और प्राणी ही चाहिए ना। हवा तो नहीं खा सकते, सिर्फ पानी पी के नहीं रह सकते। तो पानी, हवा खाद मतलब अन्न इन सब की हमें बहुत आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें पर्यावरण संवर्धन करना, पर्यावरण बचाना ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो मोलाई जंगल का देखो यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है। पहले ऐसा पूरा रेगिस्तान जैसे था, पूरा डेज़र्ट था और ऐसी पूरी खाली जगह में उन्होंने देखो उनका स्वरूप ऐसे बिफोर और आफ्टर जैसे वेट लॉस का बताते हैं ना, वैसे यहाँ पे एक फ़ोटो बताया गया है कि उन्होंने एक-एक पौधा लगा के ऐसे पूरे जंगल का निर्माण किया है।
जो कि एक बहुत ही सच में एक बहुत ही अतुलनीय कार्य उन्होंने किया है और ऐसे व्यक्ति को हम सभी सैल्यूट करते हैं और उसी के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था और वो उसके सम्मान के लायक वो व्यक्ति है पद्मश्री के लिए और सभी को उनको भी थैंक यू और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एडवांस में और थैंक यू वेरी मच आपने बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर सुना पर एक रिक्वेस्ट सभी से है कि ये सिर्फ सुनने के लिए पढ़ने के लिए ही है ऐसी बात नहीं है तो इसका आपके जीवन में जो आचरण आपको करना है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि अभी के समय में तो बहुत स्वच्छता या सुरक्षितता पे ध्यान देना है तो आप लोग आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है और अपने फैमिली के साथ-साथ जो सामाजिक जवाबदारी यहाँ पे बताया गया था, एक पर्यावरण संवर्धन एक सामाजिक जवाबदारी है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे, ये मैं आशा करती हूँ क्योंकि बीएमसी के बच्चे सबसे होशियार बच्चे हैं और सबको उन पे प्राउड है। थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो। हाँ बच्चों, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है। हाँ अभिजीत पूछो। अभिजीत पूछो। हेलो अभिजीत मोलाय पूछो। ने कितने पेड़ लगाए थे? हेलो मोलाय ने लगाए थे। कितने बेटा पेड़ लगाए थे मोलाय ने? उन्होंने पूरा ये देखो यहाँ पे दिया गया है उन्होंने एक पूरा जंगल में अभी कितने पेड़ पौधे हो सकते हैं तो करीबन उन्होंने 1360 एकड़ का जो पूरा एरिया है उसमें उन्होंने पेड़ों को लगा के पूरा एक जंगल उन्होंने तैयार किया है इतने पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं और सिर्फ लगाए ही नहीं है उनकी अच्छी तरीके से देखभाल की है तभी वो पेड़ पौधे बड़े हैं नहीं तो हम घर में भी एक प्लांट लगाते तो उसको पूरा वो जल जाता है तब तक उसको ना कोई पानी डालता है ना कुछ उसका ध्यान रखा जाता है तो मोलाई पयांग ने पूरे 1360 एकड़ में पूरा जंगल ही तैयार किया है इतने पेड़ पौधे उन्होंने वहां पे लगाए हैं पहली शुरुआत 20 पौधों से ही हुई थी पर बाद में उन्होंने एक पूरा जंगल वहां पे तैयार किया है आया ध्यान में अभिजीत हाँ। ओके और किसी को कुछ डाउट है हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई शंका है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू मैडम। ओके आपने थैंक यू वेरी मच बहुत ही सर अच्छे से प्रेजेंटेशन किया थैंक और यू बच्चों को सर वो समझ में भी आया, इसीलिए शायद बच्चे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ कम रहे हैं। क्वेश्चन ओके ओके सर और हाँ थोड़ा टॉपिक भी अच्छा है इसलिए समझ में आया होगा हाँ। हाँ सो ठीक है सर थैंक यू वेरी मच आपको भी थैंक यू वेरी मच बच्चों आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा है और आपको अपने लाइफ में भी इसका इम्प्लीमेंट करना है और सर एक सबको सूचना देना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्यावरण संवर्धन करना है तो फटाके नहीं जलाने हैं ये भी आप लोग एक चीज ध्यान में रखनी है तभी आपकी दिवाली बहुत ही हैप्पी होने वाली है क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को जिनको कोरोना हुआ है या कोई लोग पीड़ित है सांस लेने की तकलीफ से तो आप लोग जो फटाके फोड़ते हो उसमें से जो धुआं निकलता है उसी से बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है तो इसीलिए आपको एक आज का पर्यावरण संवर्धन का एक आप प्रतिज्ञा भी कर सकते हो कि हम सादे मतलब जिससे धुआं प्रदूषण न हो ऐसे फटाके आपको यूज करने हैं तो फटाके नहीं फोड़ोगे तो बहुत अच्छा होगा और धन्यवाद सर। हाँ बच्चों, बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। खुद का जो भी भी आप ख्याल दिवाली रखना है। मनाओगे, हाँ अपना भी ख्याल हाँ, रखना है और साथ में साथ फटाके, में जैसे मैडम ने आपको कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो आपको फटाके नहीं जलाना है।
और प्रदूषण की मात्रा आप उसमें सहायता कर कम सकते हो। करने प्रदूषण की सहायता मात्रा कर को कम सकते हो, करने में हाँ, आप सहायता कर सकते हो। सहायता कर सकते हो। तो और एक अगर वही हम एक लोगों ने सामाजिक जवाबदारी हाँ, हम मतलब यहाँ से एक निभा सकते हैं, और उसकी शुरुआत अपने बच्चों से होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा और होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अमन कुछ पूछना चाहता है। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, अमन पूछो। अमन पूछो। अमन, आवाज आ रही है, पूछो। हाँ टीचर, हाँ, पूछना चाहता था टीचर, दिवाली की छुट्टी कब मिलेगी? वो तो बेटा आपको स्कूल से आपको सब जानकारी दी जाएगी। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हो, वो आपको स्कूल से पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है। सबरीन 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 पूछो। सबरीन पूछो। सर सबरीन हाँ पूछो। सर पेड़ लगाने में कितना लगता है? हेलो। हाँ टीचर, हाँ, बोलो। वो पेड़ लगाने में कितना समय लगा था? उनको पूरा कितने साल लगे हैं उनको पेड़ लगाने में, मतलब अगर आप एक पेड़ लगाओगे तो उसको आने में बहुत कितने दिन लगते हैं वो हम सबको पता है। और ऐसे पूरा जंगल के लिए उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो व्यतीत किया है। पूरे 30 सालों से वो अथक परिश्रम कर रहे हैं पूरा जंगल निर्माण करने के लिए, क्योंकि एक दिन से 2 दिन से ये काम नहीं होता है, सालों साल इसमें लग जाते हैं। पर पूरा उन्होंने अपना जीवन का जो योगदान है वो पेड़ लगाने में, उसको संभालने में ही व्यतीत किया है। तो उनको कम से कम 30 सालों तक उनको ये सब काम में अपना समय उन्होंने दिया है। आया ध्यान में बेटा शबरीन? अभिषेक पूछो बेटा। अभिषेक अभिषेक पूछो बेटा। अभिषेक ठाकुर क्वेश्चन पूछना चाहते हो? पूछो। पर्यावरण हेलो जवाबदारी। सर, उसका आवाज ब्रेक होके आ रहा आवाज है। कट रहा है बेटा। हाँ, रेंज में सामाजिक जवाबदारी पूछ रहे हो क्या आप? हाँ सर। ओके, तो एक पर्यावरण एक सामाजिक जवाबदारी ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि पर्यावरण को अगर संवर्धित करना है, पर्यावरण को अगर अच्छे से रखना है, तो मैंने पहले भी बताया कि वो एक दूसरे का काम नहीं है, हमें सबको उसमें सहकार्य देना है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको एक चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कितनी सारी लेडीज है जिन्होंने एक एक पेड़ को पकड़ा है, क्योंकि अगर एक ही लेडीज इसमें काम करती है, एक ही जेंट्स जैसे सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी पूरी फैमिली ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उसी की वजह से जंगल तोड़ पे थोड़ा निर्बंध वहां से ही शायद चालू हुआ था। और एक एक पेड़ को अगर इतने लोग नहीं आते तो इतने पेड़, एक ही व्यक्ति अगर रहता यहाँ पे तो सिर्फ वो एक पेड़ को बचा सकता था। पर अगर पूरे समाज का योगदान वहां पे रहता है तो वो चीज बहुत अच्छी तरीके से होती है। जैसे कि वो लकड़ी वाला स्टोरी आपको पता होगा कि एक अगर लकड़ी है उसको तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, पर अगर पूरा बंडल आप लकड़ियों का बांधते हैं और उसको तोड़ने जाओगे तो शायद से वो टूटता नहीं है। तो अगर पूरा समाज इकट्ठा होके अगर आप वो काम कर रहे हो तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, और वो काम बहुत अच्छी तरीके से होता है और ज्यादा समय के लिए होता है, टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट होता है। इसीलिए पर्यावरण संवर्धन अगर हमें करना है तो एक दूसरे का वो काम नहीं है, हमें पूरे समाज को उसमें योगदान देने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि साधन संपत्तियां भी देखो हम यूज करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारे घर में जो पानी आता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पानी हम क्या करते हैं, हमारे घर का नल चालू रखते हैं, उसको जितने मन तक चाहिए उतनी देर तक हम चालू रखते हैं। क्यों? हम क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे मिल रहा है ना तो ठीक है, बाकी को मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम सोचते ही नहीं, पर वो सोचना जरूरी है। क्योंकि जितना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं उतने पानी में तो बेचारा एक गांव का दूसरा नहाने का पानी मिल जाएगा, छोटा हाँ, अगर गांव है तो। गणपत हाँ, पूछो। तो वो सब चीजों का ध्यान रखनी है सामाजिक जवाबदारी में। गणपत पूछो, अपना क्वेश्चन पूछो गणपत। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या होता है टीचर? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपको यहाँ पे अधिनियम बताए गए हैं,
तो उसमें एक कार्यवाही की जाती कि अगर पर्यावरण को आप दूषित कर रहे हो या पर्यावरण के जो मापदंड आपको लगाए गए हैं उनको अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको दंड दिया जाता है। उसको 5 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपए का दंड उसको देना पड़ता है। और यही अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। समझ में आया? हाँ प्रदीप पूछो बेटा, प्रदीप। टीचर पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए कौन कौन सी मतलब सुविधा करना पड़ता है? पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए हम साफ सफाई रख सकते हैं, कचरा कहाँ पे भी नहीं फेंकना है, जहाँ पे डस्टबिन, अभी तो बहुत सारी सुविधाएं भी आपको आ गई है। गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है, प्रदूषण कंट्रोल में रखना है, ताकि मतलब हम जो भी व्हीकल यूज कर रहे हैं तो उसका कम से कम यूज हमें करना है, ताकि साधन संपत्ति जो है, पेट्रोल है, डीजल है, उसका हम कम से कम इस्तेमाल करें और उस अगली पीढ़ी के लिए भी उसको बचा के रखना है। पानी वेस्ट नहीं करना है, एक बूंद जीवन की, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे अभियान हम मतलब यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो इसी के लिए, ताकि हम पर्यावरण संवर्धन कर सके। हमारे स्कूलों में भी बहुत सारी योजनाएं हम यूज करते, अवलंब करते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान है, पानी बचाओ मुहिम होती है। तो ये सब चीजों से हम पर्यावरण संवर्धन कर सकते हैं। पेड़ पौधे नहीं काटना है, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे उसका यूज करना है। ज्यादा अपने पास पैसा है, ये सब है, इसके लिए उसका कुछ भी अदर यूज नहीं करना है। समझ में आया? सोनू पूछो बेटा, सोनू। सोनू पूछो। सोनू ठाकुर। सोनू ठाकुर पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो बेटा? सोनू ठाकुर, तुमने हाथ ऊपर किया है। पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता क्या होती है टीचर? क्या? फिर से बोलो। पर्यावरण की आवश्यकता। पर्यावरण मतलब क्या होता है? अपने आजू बाजू का परिसर मतलब पर्यावरण होता है। तो उसकी आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? संतुलन अगर रखना है पर्यावरण में, अगर संतुलन रखना है, मतलब जो परिसंस्थाएं है वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है, तो मैंने पहले ही बताया आपको। और उसका अगर एक दूसरे से रिलेटेड होती है, अगर मैंने बोला ना कि पानी नहीं है तो भी हम जीवित नहीं रह सकते, वनस्पति नहीं है तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता परिसंस्थाओं को संतुलन रखने के लिए है। और प्राकृतिक मानव निर्मित जो समस्या है उसका अगर निराकरण करना है तो भी हमें पर्यावरण संवर्धन करने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हमें अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना है तो पर्यावरण संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है? हाँ हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो मैडम से। अभिषेक, अभिषेक ठाकुर पूछो। पूछो अभिषेक। सर, आनुवंशिकता विविधता जो है, जेनेटिक डिवर्सिटी, वो इसके तो आगे का पॉइंट है बेटा। आगे क्या है? हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिकता, ये सब उसका आगे का पार्ट है। और आनुवंशिकता आपका एक बार हो भी गया है कि आनुवंशिकता क्या होती है, उससे अलग अलग डिसऑर्डर कैसे होते हैं, वो आपको उस एक लेक्चर में भी ये बात आपकी हो गई है। सबरीन पूछो। हाँ सर, साइंस में एक भी चैप्टर कट नहीं हुआ है बोर्ड में। हेलो टीचर। बेटा, आपको उसके बारे में हेलो। जो सिलेबस कम हुआ है ना 20%, उसमें आपको आया होगा और आप शिक्षकों ने बताया होगा कि कौन सा पार्ट नहीं है, और जो पार्ट नहीं है आपको तो वो यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है? जो जो पार्ट है आपको सिलेबस में वही आपको ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाए जाएंगे। ठीक जो है? सिलेबस में कम किया गया लेसन है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकता है। वहां पर आप टाइप कीजिए उस सब्जेक्ट का तो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। माहिती ठीक मिल है? जाएगी। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, किसी को कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ किसी प्रदीप को कोई पूछो। क्वेश्चन है? प्रदीप कुछ पूछना चाहते हो बेटा?
टीचर इसका पेपर भी कब होगा? बेटा वो सब आपको स्कूल से जानकारी दी जाएगी, जो भी एग्जाम के बारे में है, स्कूल के बारे में है, वो सब जानकारी आपको अपने स्कूल से मिलेगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू लगता मैडम। है अभी किसी को हाँ हाँ अभी क्वेश्चन शायद नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला नहीं, है। ठीक है, थैंक यू मिस। चलेगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ बच्चों, सुरक्षित दिवाली मनाइए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और पढ़ाई करते रहिए। कल ठीक 8 बजे हम लोग मिलेंगे। सभी को ठीक 8 बजे ऑनलाइन से कनेक्ट होना है। ओके, बाय बच्चों।